अतीक अहमद कितना बड़ा गुंडा था, कितना बड़ा हत्यारा था, क्रिमिनल था। जिस वक्त उसका वो मारा गया, उस वक्त उसके ऊपर 50 मुकदमे चल रहे थे, जिसमें हत्या के मामले। क्या क्या उसने नहीं किया। और ये जो कह रहे हैं कि ये आईएसआई का नहीं था, उसके तो सारे रिकॉर्ड्स आ चुके एक के बाद। अभी तो जो है, जितने उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस अधिकारी रहे, उन्होंने सब कुछ बताया। इसी जम्मू कश्मीर के अंदर एक हफ्ते में कम से कम 2 बार पत्थरबाजी होती थी। और हम सबको पता है ये पत्थरबाजी लड़कों को पैसे दे दिए थे, 500 रुपए, 1000 रुपए देकर होती थी। आज अगर कश्मीर में जहां साल में 1000 बार पत्थरबाजी होती थी, 1000 का कम से कम घटनाएं होती थी कश्मीर में पत्थरबाजी की, वहां पर आज एक भी घटना पत्थरबाजी की नहीं हो रही। तो क्या ये नोटबंदी का असर नहीं है? और नोटबंदी के बाद पाकिस्तान के कितने नोट खराब हुए आपको नहीं पता क्या? आप नहीं जानते? एक जमाने में रॉ का चीफ कौन था? दुल्लत, ठीक है ना? वो दुल्लत जो रिटायर होने के बाद आईएसआई के एक चीफ के साथ मिलकर किताब लिखता है। तो आप सोचिए, घर में भी तो ऐसे लोग बैठे थे ना, जब दुल्लत जैसे लोग बैठे थे, तो भारत में फिल्में कैसे बनेंगी? हम तो दुल्लत जैसे लोग बैठकर ये सब कर रहे थे। लेकिन अब कौन है? अब भारत का एनएसए कौन है? अजीत डोवाल है। तो आज वो उससे प्रेरित होकर फिल्में बनेंगी। देखिए, जब किसी भी देश में, किसी भी समाज में, जब अच्छे लोग जब ऊपर टॉप पर आते हैं, तो उनसे प्रभावित होकर चीजें बनती है। जब ऊपर गंदगी रहती है, तो उसी तरह की फिल्म। कि उसको जर्मन शेफर्ड कहना बंद कीजिए। मेरे घर में मेरे पास बहुत प्यारा जर्मन शेफर्ड है, जो नाम है उसका। बहुत प्यारा कुत्ता, बहुत वफादार है, बहुत वफादार है। घर में रोटी खाता है तो घर की ही बात करता है, बाहर वाले के ऊपर भौंकता है। लेकिन आप इसको जर्मन शेफर्ड कह रहे हैं, जो घर की रोटी खाता है, हिंदुस्तान की रोटी खाता है और हिंदुस्तान पर भौंकता है। तो ऐसा आदमी तो कुत्ता भी नहीं है, उसको सुअर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अशोक सर, अभी जो धुरंधर 2 आई है, उसको लेकर लगातार सो कॉल्ड जो जर्नलिस्ट है, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय समाज को नए तरीके का जो सिनेमा शुरू हुआ है, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला स्टोरी हो, और अब धुरंधर के ये दोनों पार्ट, ये भारतीय समाज को एक बांटने का नया प्रयास हो रहा है वैचारिक रूप से। आपका क्या मानना है? आपने कहा सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, मैं पहले तो पूछ रहा हूँ, क्या ये जर्नलिस्ट हैं भी? जी ये तो जर्नलिस्ट है नहीं, एजेंडाधारी लोग हैं। वायर द लायर जैसी इनकी कोई पता नहीं, कोई वेबसाइट चलती है। जो महिला खुद को पत्रकार कहती है और जो ये कहती है कि भारत माता की जय जो है, वो एक जो है विभाजनकारी नारा है। और वही महिला अगर ये कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, वो एक समग्रता का नारा है, तो वो महिला जो है, उससे आप और किस जहर की उम्मीद करेंगे? तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहाँ तक धुरंधर फिल्म की बात है, बहुत शानदार फिल्म है। मैंने तो धुरंधर 1 देखी नहीं थी, किसी तरह से मैंने धुरंधर 2 देखी, क्योंकि 4 घंटे फिल्म देखना थोड़ा मुश्किल होता है, सच बताऊं तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो शुरुआत हुई है, ये बहुत अच्छा। हालांकि मैं ये मानता हूँ, ये शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत का श्रेय जो है, मुझे लगता है विवेक अग्निहोत्री को देना चाहिए, जब उन्होंने कश्मीर फाइल बनाई। हालांकि ये उससे नेक्स्ट स्टेप चली गई, पर कश्मीर फाइल बनाने के बाद विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी, एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें साइडलाइन कर दिया था। अब बॉयकॉट कर दिया था। केरल की स्टोरी बनाओ, केरला स्टोरी बनाओ, कश्मीर, आपको बॉयकॉट कर देंगे, साइडलाइन कर देंगे। धुरंधर की ताकत ये, धुरंधर ने इतना बिजनेस कर लिया और इसकी स्टार कास्ट ऐसी है कि आप अब पूरा अगर फिल्म का ही डायलॉग मुझे बोलना हो, थोड़ा अभद्र लगेगा, पर गूदे भर का जोर लगा लो, आप आदित्य धर को और इनकी टीम को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। अब आप इनको जो है दरकिनार नहीं कर सकते, जैसा आपने विवेक अग्निहोत्री के साथ किया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ऐसे विवेक अग्निहोत्री, उसके बाद विपुल शाह, और अब जो आदित्य धर, एक नई खेप आ रही है फिल्म इंडस्ट्री में, और जो कम से कम भारत और भारतीयता को समझती है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और ये मैं चाहता हूँ ऐसी और फिल्में बने। और क्योंकि धुरंधर सक्सेसफुल हुई, 1000 करोड़ का बिजनेस अब तक कर चुके हैं, मुझे लगता है कि अब बड़े बड़े राइटर प्रोड्यूसर भी सोचेंगे कि इस तरह फिल्म बनाए। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि शायद एकता कपूर, जिन्होंने एक जमाने में जो है भारतीय जो परिवारों में जो असंस्कारी चीजें डालने का, जिनके ऊपर पूरा का पूरा आरोप है, जिस तरह से वो देवर भाभी का रिलेशन, सास और बहू का, सास और, तो उस तरह की महिला भी अगर आज सोच रही है कि उसको जो है ऐसी कुछ फिल्में बनानी चाहिए, तो ये मैं कहता हूँ धुरंधर की ताकत है। बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं एक बात और कहूंगा, जैसे जिन आपने सो कॉल्ड या जो महिला एजेंडाधारी महिला की बात करी, उसने कहा इतनी हिंसा है, हिंसा है। मैं आपको सच बताऊं, अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे भी वायलेंस पसंद नहीं है। तो मैं पिछले कई सालों से मैं कोई वायलेंस वाली फिल्म नहीं देखता। मुझे कॉमेडी फिल्में पसंद आती है, मैं इंतजार करता हूँ कोई कॉमेडी फिल्म आए, हल्का फुल्का होकर देख लूं। लेकिन धुरंधर 2 में मुझे वायलेंस देख के बुरा नहीं लगा। क्यों बुरा नहीं लगा? क्योंकि वायलेंस उस पाकिस्तान देश के लोगों को और आतंकवादियों के खिलाफ हो रही है, जिन आतंकवादियों ने अपनी वायलेंस से भारत के निर्दोष नागरिकों को, भारत के कितने घर उजाड़ दिए।
तो जब उनके प्रति हिंसा होती है ना, अब आप कहेंगे कसाब को फांसी पे लटका दो, आपका दिल धड़के कि किसी को फांसी पे लटका रहे हैं, क्यों आना चाहिए? जो आदमी गन लेकर के आ रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है, उसका अगर कोई गला भी तो मुझे लगता है ये भी सजा कम है। ऐसे लोगों को इससे भी कड़ी सजा देनी चाहिए। तो इसमें वायलेंस जो है वो पाकिस्तानियों के प्रति है। आपको पाकिस्तानियों से अगर प्यार है तो आपको लगता होगा कि इनकी गर्दन क्यों कटी, लेकिन ये लोग इस तरह के जिनकी गर्दन कटनी चाहिए। मगर अतीक अहमद के पोर्ट्रेयल पे बड़ा सवाल उठ रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गलत चीजें बताई गई हैं, भ्रामक जानकारी दी जा रही है, और कई नेता रहे समाजवादी पार्टी के जिन्होंने कहा था कि अतीक अहमद के हत्यारों को सजा नहीं मिली, हम जब सत्ता में आएंगे तो हम बताएंगे। जो लोग प्रज्ञा ठाकुर को आज भी आतंकवादी बोलते हैं, प्रज्ञा ठाकुर को जो लोग आज भी आतंकवादी बोलते हैं, उनका प्यार जो है अतीक अहमद के लिए क्यों है? क्योंकि उनके ये मजहब का है ना। अतीक अहमद कितना बड़ा गुंडा था, कितना बड़ा हत्यारा था, क्रिमिनल था। जिस वक्त उसका वो मारा गया उस वक्त उसके ऊपर 50 मुकदमे चल रहे थे, जिसमें हत्या के मामले, क्या क्या उसने नहीं किया। और ये जो कह रहे हैं कि ये आईएसआई का नहीं था, उसके तो सारे रिकॉर्ड्स आ चुके एक के बाद। अभी तो जो है जितने उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस अधिकारी रहे उन्होंने सब कुछ बताया। और ये अभी की बात नहीं है जो अभी कुछ लोग कहते हैं चार्जशीट में आया, वो पहले का बता रहे हैं। चाहे डीजीपी विक्रम सिंह हो या उसके पहले जो एक प्रयागराज में एक डीआईजी थे, उनका भी एक इंटरव्यू हुआ है। उन्होंने बताया कि जब हम इसका छापा मारने गए तो नकली नोट इसको पाकिस्तान से आते थे। जब हमने इनको छापा मारा तो पता चला इसको आईएसआई से हथियार मिलते थे। पाकिस्तान जिस तरह से ड्रोन के थ्रू पंजाब में हथियार भेजता था, वही हथियार तो अतीक अहमद को मिलते थे। तो ये आईएसआई का था। और अगर मैं कह रहा हूँ आईएसआई का 1 मिनट को नहीं भी था, तो भी इतना बड़ा क्रिमिनल, इतना बड़ा हत्यारा अगर उसको आईएसआई का दिखा भी दिया तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है उसके लिए? भाई आपको क्यों तकलीफ हो रही है? तब आप उसको फिल्म सांसद रहे तो इसका क्या मतलब? भारत में ऐसे सांसदों की कोई कमी है जिनके ऊपर बलात्कार के? ये तो आज भी आप जाएंगे तो संसद में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के अपराध, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो सांसद है तो सांसद होने के नाते तो इसको संसद के अंदर जो है श्रद्धांजलि दे दी गई। क्योंकि दुर्भाग्य से हमारी संसद जो है इसका भेद नहीं करती, जो करना चाहिए भेद नहीं करती कि कौन कब अपराधी, कौन बलात्कारी है। सबको मरने पर श्रद्धांजलि दे देती है, एक परंपरा है। लेकिन उसको तो श्रद्धांजलि की कभी हकदार नहीं था कि संसद उसको श्रद्धांजलि दे, पर परंपरा देनी पड़ी। सांसद था, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसका आप ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना। संसद तो भारत में अगर कोई बन जाए, कल को कोई आतंकवादी आए, चुनाव जीत जाए, तो आप कहेंगे सांसद था इसलिए आप छोड़ देंगे? ये कौन सा तरीका हुआ? मगर ये कहा जा रहा है कि नोटबंदी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जस्टिफाई किया जा रहा है नोटबंदी को। तो नोटबंदी को लेकर जो जस्टिफाई किया जा रहा है उसकी भी बहुत सारी कहानियां आ गई। वो जो खनानी था उसके बारे में सब कुछ साफ आ गया कि खनानी जो है एग्जैक्टली खनानी की डेथ उसी समय हुई थी, नोटबंदी के बाद ही हुई थी। और नोटबंदी के बाद पाकिस्तान के कितने नोट खराब हुए आपको नहीं पता क्या? आप नहीं जानते? और फिर ये भी मत भूलिए नोटबंदी के समय जो है, उस समय जो मेरी जानकारी है करीब 80 करोड़ जो है, जो नक्सली थे, नक्सलवादियों का 80 करोड़ रुपया खराब हो गया था। और आज वही नक्सलवादी जो हैं, आज वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं भारत में। जो कभी भी 76 भारत के जो है उनको मार देते थे और उसके बाद जश्न मनाते थे और जेएनयू में भी जश्न होता था, आज वो आखिरी सांसें गिन रहे हैं। क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि उनको आर्थिक रूप से भी चोट पड़ी। फिर दूसरी बात, नोटबंदी का फायदा नहीं हुआ, आप ये कैसे कह सकते हैं? इसी जम्मू कश्मीर के अंदर एक हफ्ते में कम से कम 2 बार पत्थरबाजी होती थी। और हम सबको पता है ये पत्थरबाजी लड़कों को पैसे दे दिए थे, 500 रुपए, 1000 रुपए देकर होती थी। आज अगर कश्मीर में जहां साल में 1000 बार पत्थरबाजी होती थी, 1000 का कम से कम घटनाएं होती थी कश्मीर में पत्थरबाजी की, वहां पर आज एक भी घटना पत्थरबाजी की नहीं हो रही। तो क्या ये नोटबंदी का असर नहीं है? कश्मीर में टेररिज्म, आप टेररिज्म देखिए कि भारत में अब कहाँ है। एक आपको पॉकेट में कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान से लगा, पाकिस्तान उसमें, तो कश्मीर में चलती हैं सब चीजें। लेकिन क्या देश भर में आतंकी घटनाएं हो रही हैं जैसे पहले होती थी? आप सरोजिनी नगर चले जाइए, मुझे तो आज भी याद है सरोजिनी नगर, कनॉट प्लेस, जहां पर आप जाते थे आपको मालूम नहीं होता था कहाँ बम धमाका हो जाएगा, प्रेशर कुकर कहाँ फट जाएगा, कहाँ ब्रीफकेस फंस जाएगा। बस में चढ़ते थे तो वहां लगा होता था कि अपने आसपास की चीज चेक कर लीजिए। आज वो माहौल है। ये सब चीजें बदली हैं। अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहे नहीं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान प्रेम में अंधे हो गए हैं तो आपको ये सब चीजें नहीं दिखेंगी। तमिलनाडु में भी मांग हुआ, कहा गया कि ये बीजेपी का बेसिकली पीआर हो रहा है, इलेक्शन से पहले इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। तमिलनाडु में तो भाई, जो तमिलनाडु वही जगह है ना जहां पर डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की बात होती है, तो उनको कैसे अच्छा लगेगा भारत की बात होना? ये वही तमिलनाडु है ना जहाँ के डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि जो हिंदुत्व है, सनातन है, वो डेंगू, मलेरिया, एड्स है जिसको खत्म कर देना चाहिए। तो उनको क्या धुरंधर पसंद आएगी? ऐसे ही जो भारत के जो ब्लंडर हैं, उन ब्लंडर्स पे चोट करती है धुरंधर, तो भारत के ब्लंडरों पर चोट कर रही है। तो भारत के जितने ब्लंडर है सब परेशान हो रहे हैं।
ठीक है। मगर जो एक विदेश में बैठे हुए हैं वो फिल्मों का बहुत ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि उन्होंने बताया कि सिनेमा में ऐसे ऐसे टाइमिंग रही है, ऐसे ऐसे रही है, इसको तो बेसिकली गढ़ित करके सिर्फ यूथ के अंदर भरने के लिए कई लोगों ने इसको अफीम का नशा का, जो आरफा खानम शेरवानी उन्होंने कहा कि मैं एक नशा देख कर आ रही हूँ जो लोगों आज के युवाओं में भरने का प्रयास वो वैसे ही कट्टरपंथी के नशे में है। हाँ। उनको दूसरों का नशा क्या देख रही है, वो खुद कट्टरपंथी जो कट्टरपन है वो भारत विरोध का कट्टरपन है, वो उसके नशे में है, तो उनको तो यही नजर आएगा। आप जो भारत के बाहर कह रहे हैं, क्या आप ध्रुव राठी की बात कर रहे हैं? पहले तो मुझे लगता है कि उसका नाम हम क्यों लेना चाहिए मुझे नहीं मालूम, फिर भी आपने सवाल पूछा। पहली बार तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि उसको जर्मन शेफर्ड कहना बंद कीजिए। मेरे घर में मेरे पास बहुत प्यारा जर्मन शेफर्ड है, जो नाम है उसका, बहुत प्यारा कुत्ता, बहुत वफादार है, बहुत वफादार है। घर में रोटी खाता है तो घर की ही बात करता है, बाहर वाले के ऊपर भौंकता है। लेकिन आप इसको जर्मन शेफर्ड कह रहे हैं जो घर की रोटी खाता है, हिंदुस्तान की रोटी खाता है और हिंदुस्तान पर भौंकता है, तो ऐसा आदमी तो कुत्ता भी नहीं है, उसको सुअर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वो है, उसका एजेंडा है। थोड़े दिन पहले वही कहता था कि अपनी फिल्म में बना लो। जब पद्मावती फिल्म आई थी तो क्या कह रहा था कि आपको फिल्म से तकलीफ है, कि आपको इस फिल्म से तकलीफ है तो आप अपनी फिल्म बना लो। अब जब अपनी फिल्म बन गई तब आप कह रहे हो ये फिल्म क्यों आई? तो ऐसे 2 टके के यूट्यूबर्स पर अपनी फिल्म बना रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 टके के ऐसे लोगों पर क्या कमेंट करना। ये लोग तो बहुत छिछोरे और छिछले किस्म के लोग हैं। इनको यही वो नाली के कीड़े हैं जिनके ऊपर आदित्य धर ने दरअसल जो है डीडीटी छिड़क दिया। एक बार डीडीटी आता था ना, नालियों में छिड़कते थे, तो वो यही डीडीटी है, जो ऐसी डीडीटी, यही कीड़े हैं, इनके ऊपर डीडीटी छिड़क गया धुरंधर देखकर। तो तब डीडीटी छिड़का हुआ है तो निकलेंगे, बिलबुलाएंगे, कुलबुलाएंगे। तो अच्छा सर, एक चीज हमने हमेशा से देखी सिनेमा के अगर नजरिए से मैं बात करूं तो हॉलीवुड की बात करें तो उसने एज अ सॉफ्ट पावर हमेशा से सिनेमा का प्रयोग किया कि हम कभी भी देखें तो जो है अमेरिका ही बचाने आएगा, एवेंजर्स है कि कुछ भी होगा तो अमेरिका आपको बचाने आएगा। फिर हम देखते हैं कि जापान जिस तरीके से एनिमे कल्चर की तरफ बढ़ता है और पूरी दुनिया उस कल्चर की फैन हो जाती है। कोरिया को देखते हैं तो कोरिया जो है के-पॉप को लेकर आता है, बट भारत कहीं ना कहीं इस चीज को लैक कर रहा था, चाहे सॉफ्ट पावर को लेकर चाहे चीजों को लेकर। बट आज हम धुरंधर की बात करें तो धुरंधर पूरे विश्व भर में एक चर्चा का विषय बना। इससे पहले हम बाहुबली से बात करें तो बाहुबली इस परिवर्तन की दिशा को निर्धारित उसने किया, फिर आरआर ने किया और अब धुरंधर। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय सिनेमा में अब क्या बदलने जा रहा है? क्या भारतीय सिनेमा भी अब अपने सिनेमा का सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल करेगा क्या? देखिए, यहाँ पर मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल पहले भी होता था। राजा हरीशचंद्र, रामायण, ये जो फिल्में थी ये विदेशों में बहुत देखी जाती थी। मैं चाइना गया था, मैंने चाइना में देखा एक चाइनीज परिवार जो है भारतीय फिल्में देखता था। अच्छी फिल्में भारत की अच्छी थी। तो मैं ये नहीं मानता कि पूरी तरह तो, लेकिन हाँ ये अब जो है ग्लोबल लेवल पर नए सिरे से, क्योंकि जितना बड़ा स्केल और जो बजट होता है, अब जितनी हॉलीवुड की फिल्में होती उनका, जो हमारी जो फिल्में थी वो उनका मुकाबला उस हिसाब से नहीं कर पाती थी। लेकिन अब लग रहा है कि उस लेवल की फिल्में बन रही हैं, तो एक भारत के बारे में परसेप्शन भी बदलना चाहिए। बीच में सिनेमा का एक ऐसा दौर है जिसने भारत की सॉफ्ट पावर क्या, भारत को पावर मानने से इनकार कर दिया था, और भारत के जो पावर हाउस थे उनको वो जो है बहुत ओछे तरीके से दिखाते थे। भारत के देवी देवताओं को, भारत की परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को गंदे तरीके से दिखाते थे। होली को किस तरह से डिपिक्ट करना शुरू किया था इन्होंने, तो ये सब चीजें जो है दिखाना, उसको एक चोट लगी है। और वो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है कि भारत की जो पावर है, क्योंकि भारत पावरफुल हो भी रहा है। ये भी मत भूलिए कि भारत अब, इससे पहले हमने कब सर्जिकल स्ट्राइक की थी? पहले भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता नहीं था, तो आप उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्में बनाओगे कैसे? आपको तो हर आतंकवादी हमले के बाद आप अमेरिका भागते थे। आप अमेरिका स्ट्राइक नाम की पिक्चर, तो आप ये कर सकते थे कि भैया अमेरिका में आप बनाओ कि भैया हमारी भी सुन लो, अब गोरे बाबू हमारी भी सुन लो। ऐसी फिल्में तो ऐसी फिल्में बन सकती थी। तो अब क्योंकि भारत सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहा है, इसलिए उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्में बनती है। अब क्योंकि भारत घर में घुसकर ठोक रहा है, मार रहा है, ठीक है, अननोन आदमी आ गया जो पाकिस्तान में सफाया कर रहा आतंकवादियों का, तो अननोन व्यक्ति पे फिल्में बन रही है। बहुत अच्छी चीज है, ऐसी और फिल्में बननी चाहिए। नहीं, आर माधवन ने कहा था कि जब हमारी पिक्चर आएगी तो एक तरीके का जो सिनेमा की जो कैटेगरी चल रही है वो खत्म हो जाएगी। मैं खासकर बात करूं वायर ऑफ यूनिवर्स जो चला था, आपने सुना भी होगा, जिसमें एक था टाइगर आई थी, पठान आई थी, इस तरीके की सिनेमा आए थे जिसमें दिखाया जाता कि आईएसआई और रॉ साथ में काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, और जो उसमें मेन दुश्मन है वो तो रॉ का एक्स ऑफिसर होता है। इस तरीके की देखिए, ये सब चीजें क्यों होती है जब सरकार और देश पर, एक जमाने में रॉ का चीफ कौन था? दुल्लत, ठीक है ना, वो दुल्लत
जो रिटायर होने के बाद आईएसआई के एक चीफ के साथ मिलकर किताब लिखता है। तो आप सोचिए घर में भी तो ऐसे लोग बैठे थे ना, जो दुर्लभ जैसे लोग बैठे थे, तो भारत में फिल्में कैसे बनेंगी। हम तो दुर्लभ जैसे लोग बैठकर ये सब कर रहे थे, लेकिन अब कौन है, अब भारत का एनएसए कौन है, अजीत डोवाल है। तो आज वो उससे प्रेरित होकर फिल्में बनेंगी। देखिए, जब किसी भी देश में, किसी भी समाज में, जब अच्छे लोग जब ऊपर टॉप पर आते हैं तो उनसे प्रभावित होकर चीजें बनती है। जब ऊपर गंदगी रहती है तो उसी तरह की फिल्में बनती है। अब सोचिए कि राहुल गांधी ने कहा था कि भाई मंदिर जाते हैं लोग, लड़कियां छेड़ते हैं। अगर राहुल गांधी कल को टॉप पे आ जाएंगे तो राहुल गांधी को खुश करने के लिए आज के बहुत सारे जो बॉलीवुड के जो छिछोरे किस्म के फिल्मकार हैं, वो ऐसी फिल्में बनाने लगेंगे कि हीरो फिल्म अंदर जाएगा और बाहर आकर जो मंदिर जाकर आकर लड़कियों को छेड़ेगा। तो पिक्चरें रही हैं कि मंदिरों में बलात्कार को, हाँ एग्जैक्टली, तो वही सब चीजें एग्जैक्टली, पुजारी बलात्कार, तो ये सब चीजें थी। तो इसलिए अब क्योंकि भारत के टॉप पर भारत की बात करने वाले, भारतीयता की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए उसका असर फिल्मों पर भी दिख रहा है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये ऐसा नहीं कि फिल्में अलग से उठकर आई है, क्योंकि भारत भी उठकर आया है, उसका रिफ्लेक्शन फिल्मों में हो रहा है। ऐसा नहीं फिल्मों का रिफ्लेक्शन भारत में हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि भारत अब ऊपर बढ़ रहा है, भारत ताकत बन रहा है, भारत में अच्छे लोग आ रहे हैं, उनका रिफ्लेक्शन जो है फिल्मों में दिख रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है, मुझे लगता है बढ़नी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन फिर हम खत्म करते हैं अशोक सर। जो इसको वैचारिक जहर बताने का प्रयास हो रहा है, क्या ये वैचारिक जहर है जो कहा जा रहा है कि एक नए तरीके के बंटवारे की लकीर खींची जा रही है इसके माध्यम से? किस तरह का बंटवारा? बंटवारा तो 1947 में हो चुका, तो बंटवारा किस तरह का, मुझे तो समझ में नहीं आता बंटवारा कैसा। बंटवारा तो जो होना था हो चुका, और बंटवारे के कितने जख्म भारत ने खाए, वो आपने आज तक उसके ऊपर कोई ढंग की फिल्म बनाई? आप सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार जो है 1947 में हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा पलायन 1947 में हुआ, हमारे यहाँ कभी किसी ने उस पर फिल्म बनाई? तो बंटवारा आप क्या कर रहे हैं हम तो, और बंटवारा किस बात का? बंटवारा भारत पाकिस्तान का 1947 में हो गया। हम आज भी वो बंटवारा उसी का तो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमसे कटकर बना, वो किस तरह से भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा है। तो उससे आपको कौन सी मोहब्बत है पाकिस्तान से? भारत में तो किसी मुसलमान को नहीं दिखाया ना कि भारत के मुसलमान जो है गद्दारी कर रहे हैं, ऐसा तो फिल्म ने नहीं दिखाया। तो और अगर दिखाया भी होता तो मैं कह रहा हूँ, है नहीं क्या, है ऐसे लोग। कश्मीर फाइल्स पे आरोप लगता है, केरला स्टोरी पे आरोप लगता है कि तो वो समाज बांट रहे हैं। वो चीजें गलत क्या है? कश्मीर फाइल में क्या, कश्मीर में कितने लोग हैं जिनको उनके पड़ोसी ने उनको मारकर भगाया, पड़ोसी ने उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया। केरल में आज भी जो है, मुझे नहीं पता ये कितना सच है, अभी वक्त आने पे पता चलेगा, हमें इंतजार करना चाहिए। मोनालिसा की कहानी क्या कहती है? 18 साल की लड़की है और 17 साल की, कुछ लोग तो बता रहे हैं नाबालिग है, वो 32 साल के 34 साल के व्यक्ति से शादी कर रही है। सिर्फ 6 महीने में उसको इतना प्यार हो गया कि अपने माँ बाप को छोड़ देती है। तो क्या ये केरला फाइल स्टोरी है? मैं नहीं जानता, मैं अभी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये क्या हो नहीं रहा? क्या चीजें चलती ये सब चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। तो जो चीजें हो रही हैं उसको फिल्मों में दिखाने का दिक्कत क्या है? नहीं, जहर फैल जाएगा ना समाज में। आरपा जी कहते हैं जहर नहीं, जहर की ये नहीं, ये जहर निकालने का काम कर, जहर निकालने का काम कर रहा है। देखिए क्या है ना, कहते हैं जहर को जहर काटता है, सांप के जहर से ही दवाई बनती है ना, तो लोहा लोहे को काटता है। तो ये जो जहर भरा हुआ है ना इन कट्टरपंथियों में, ये जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनका जहर निकालने का काम कर रहा है, और वही जहर निकाल के फिल्म के ऊपर ये निकाल रहे हैं। तो वो जहर है, तो जहर निकाल रहा है, जहर बना नहीं रही।